खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे हम मुलाकात लग रहे कयास। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी संगठन और योगी सरकार में बड़े बदलाव की संभावना की काफी समय से चर्चाएं हो रही हैं। संगठन से लेकर सरकार तक के लिए मार्च का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच बातचीत हुई। ऐसी अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी की यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई। इसके साथ ही यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बात हुई। इसके साथ ही सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर भी बात की। माना जा रहा है कि जिन प्रमुख मुद्दों पर पीएम और सीएम के बीच वार्ता हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई में आपको बता दें संगठन के फेरबदल, जिलाध्यक्षों के चयन पर चर्चा खास रही। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार नड्डा के साथ बैठक में भी संगठन में बदलाव और महाकुंभ समेत अन्य मुद्दों पर वार्ता हुई। तो मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर रहने के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे प्रधानमंत्री से मुलाकात चली। जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे लंबी उनकी मुलाकात रही। कई मसलों पर बातचीत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यूपी में संगठन में फेरबदल और मंत्रिमंडल विस्तार से के अलावा कई अन्य विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए मनोज, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में सरकार में फेरबदल होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसकी सीधी सी वजह ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनको वहां से निकाल के संगठन भेजा जा सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो संगठन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको इनाम के तौर पर सरकार में लाके मंत्री बनाया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा पहुंचे थे, गाजियाबाद गए थे और उसके बाद कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। और आज करीब 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे और वहां चली लंबी 1 घंटा की मुलाकात के दौरान ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो सरकार में फेरबदल होना है, कुछ मंत्रियों को बाहर किया जाना है, कुछ नए मंत्रियों को सरकार में शामिल किया जाना है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के क्या कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चलाए जाने हैं उस पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की होगी। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अब आगे उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो नया चुना जाना है उसके नाम को लेकर भी चर्चा हुई होगी। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा से भी मुलाकात की हुई है। संगठन में फेरबदल के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। और अब हम बात कर रहे हैं धनखड़ बीमार, पीएम ने जाना हाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया। धनखड़ को सुबह करीब 2 बजे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का एक ग्रुप उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर उनका हालचाल लिया। पीएम ने एक्स पर लिखा, एम्स जाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वास्थ्य होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एम्स में भर्ती कराया गया था। सीने में दर्द को लेकर उनको एम्स में भर्ती कराया गया था और अब प्रधानमंत्री ने एम्स जाकर मुलाकात की है उपराष्ट्रपति से और उनके स्वास्थ्य को जाना है और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी,
जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने की वजह से एम्स में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री आज उनके स्वास्थ्य को जानने के लिए खुद एम्स पहुंचे। उन्होंने उनका हालचाल जाना, उसके बाद उन्होंने ईश्वर से उनके स्वस्थ होने की कामना भी की है। देखिए मनोज जी, बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुबह जल्दी ही अर्ली मॉर्निंग में तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद उनको अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था और वहां पर ये डॉक्टर को बताया गया था कि उनके सीने में दर्द हुई। तो ये चिंता सभी को थी कि कहीं ऐसा तो नहीं हार्ट अटैक जैसी कोई शिकायतें हों। इसको लेकर उनको भर्ती कराया गया। बाकायदा वहां से जांच की गई। जांच के बाद एम्स के डॉक्टरों की तरफ से एक बुलेटिन जारी किया गया और उस बुलेटिन में ये कहा गया कि फिलहाल अभी उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनका इलाज चल रहा है, एहतियात के तौर पर अभी रखा गया है और आगे की जो बुलेटिन होगा वो समय समय पर जारी किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई बात नहीं हो। हालांकि ये लगातार कहा जा रहा था कि सीने में दर्द और बेचैनी की वजह क्या हो सकती है, तो डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि उनकी जो तबीयत बिगड़ी थी उसमें उनको सीने के दर्द की वजह से यह हार्ट की जांच की गई है और इन तमाम चीजों को लेकर लगातार सारे चेकअप कराए जा रहे हैं और चेकअप के बाद क्या कुछ खास होगा उसकी एक बार फिर शाम को बुलेटिन के माध्यम से एम्स के डॉक्टरों के द्वारा जानकारी दी जाएगी। फिलहाल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट है, जहां के डॉक्टर प्रमुख रतनजीत नारंग उनकी देखभाल कर रहे हैं और क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से आईसीयू में भी उनको पहले से ही शिफ्ट कर दिया गया है। अगले से इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य खराब होने के चलते उनको एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री ने भी एम्स जाकर उनसे उनके स्वास्थ्य के लिए हालचाल जाना है। और अब हम बात करेंगे परिवार में दरार, राजा भैया पर एफआईआर। प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ उनकी पत्नी वानवी ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई है। वानवी सिंह ने राजा भैया पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजा भैया पिछले कई वर्षों से उनके साथ क्रूरता कर रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें कि वानवी सिंह पिछले कुछ समय से पति से अलग दिल्ली में रह रही हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें सफदरजंग एनक्लेव थाना पुलिस ने बताया कि आईपीसी की धारा 498A के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में था। मीडिएशन सेंटर में भी इस पर विचार हुआ। इसके बाद थाने में केस दर्ज किया गया है। तो राजा भैया पर एफआईआर दर्ज हुई है। पत्नी वानवी ने उनके ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया है। दिल्ली में ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो परिवार में राजा भैया के परिवार में एक बार फिर से दरार साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पत्नी वानवी ने एफआईआर दर्ज कराई है। प्रताड़ित करने का आरोप पत्नी वानवी ने लगाया है और सुरक्षा की मांग भी की है। तो दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है पत्नी वानवी ने। तो राजा भैया का लंबे समय से पत्नी से विवाद चल रहा है और ऐसे में अब पत्नी ने सुरक्षा की मांग करते हुए राजा भैया पर एफआईआर दर्ज कराई है। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। पत्नी वानवी ने एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली में ये एफआईआर दर्ज हुई है। पत्नी ने प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है और सुरक्षा की भी मांग की है। और अब हम बात करें माजरा ज्ञात काल बनी रात। रामनगरी अयोध्या में सुहाग रात पर दूल्हा और दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर है। दोनों के 100 कमरे में मिले। बताया जा रहा है कि दुल्हन की लाश बेड पर पड़ी थी, वहीं दूल्हे का 100 कमरे में फंदे से लटकता मिला है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला थाना कैंट के सादतगंज
मोरावन टोला का है। जानकारी के मुताबिक 7 मार्च को दोनों की शादी हुई थी। 8 मार्च को दुल्हन अपनी ससुराल आई, सारी रस्में रिवाजें निभाई गई। बताया जा रहा है कि 9 मार्च की सुबह जब दुल्हन देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो घर वाले जगाने के लिए पहुंचे, तब घटना का पता चला। तो संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित जोड़ों की मौत हुई है। किन परिस्थितियों में मौत हुई है, पुलिस हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सुहाग रात के दिन ही पति और पत्नी की मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। सुहाग रात की सेज पर ही पत्नी मृत अवस्था में नवविवाहिता मिली है, वहीं जो दूल्हा भी है वो भी उसी कमरे में मृत अवस्था में पाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अयोध्या में यह सनसनीखेज घटना सामने आई है जहां पर सुहाग रात के दिन ही दूल्हा दुल्हन की मौत हुई है। अब तक जो जांच पड़ताल में पुलिस के क्या कुछ निकलकर सामने आया है, परिजनों की कोई प्रतिक्रिया अब तक निकलकर सामने आई है? जी मानस, मैं बताऊं कि परिजनों की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि यह मामला इतना चौंकाने वाला रहा है कि परिजन भी अभी सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि बीती दिनों ही पिछले दिन ही शादी का माहौल शांतिपूर्ण ढंग से शादी हुई थी दोनों की, और उसके बाद शादी होने के तुरंत बाद ही आज रात में जो फंक्शन होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, वो निपटाए गए। 11 बजे तक ये कार्यक्रम चला है रात में, और उसके बाद दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में जाते हैं और उसी 4-5 घंटे के दौरान क्या बातें होती है जिसकी वजह से दूल्हा दुल्हन को फांसी लगाना पड़ जाता है। और सुबह ये सूचना परिवारजनों को मिलती, तो ऐसे में परिवार थोड़ा अभी जो माहौल है परिवार का वो काफी शोकफुल में परिवार है, शोक में अभी वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और पुलिस भी इस मामले में अभी पोस्टमार्टम की जांच की इंतजार कर रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ बातें अगर क्लियर होती है तो फिर पुलिस उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। शिवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तक पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, परिजन सदमे में हैं और फिलहाल किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया अभी परिजनों की तरफ से नहीं निकलकर सामने आई है। तो नवविवाहित जोड़े की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिजन जो है वो परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं जनपद में ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर सब कुछ खुशियां पूर्वक दोनों पक्षों ने शादी संपन्न कराई। शादी की खुशियां फिर आखिर मातम में तब्दील क्यों हो गई? आखिर किन परिस्थितियों में जो दूल्हा और दुल्हन की मौत हुई है? और अब हम बात करेंगे कार्यकर्ताओं का सम्मान, योजनाओं का बखान। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रविवार को जनपद बहराइच के कैसरगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें बहराइच के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। वर्ष 2017 से पहले यहां अपराधियों का बोलबाला था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन नहीं जानता है कि प्रदेश और बहराइच में वर्ष 2017 से पहले कानून का क्या हाल था। हमने खुद देखा है कि बहराइच में एक वाहन में 10 बंदूकधारी चलते थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अपराध पर अंकुश लगा है। आपको बता दें, सीतापुर में हुए पत्रकार की हत्या पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि पत्रकार की हत्या में शामिल हर एक आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना को शासन ने संज्ञान में लिया है। इस हत्या के पीछे जो भी साजिश करता होंगे वह बख्शे नहीं जाएंगे, वह बेनकाब होंगे और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि 11 साल केंद्र और 8 साल प्रदेश सरकार के बीत रहे हैं, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, जबकि कांग्रेस के कई मंत्री जेल गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बूते हम यहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ता ही हमारी मजबूती है। इस दौरान विधायक, ब्लॉक प्रमुख, प्रतिनिधि समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
हर क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास हुआ है। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला कोई स्टेट है तो उत्तर प्रदेश है। बिजली के बारे में आप स्वयं जानते हैं, लगातार राउंड द क्लॉक बिजली मिल रही है। शुद्ध पेयजल के लिए गांव-गांव पानी की टंकियां, घर नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है। स्कूली शिक्षा बेहतर हुई है। उच्च शिक्षा की यूनिवर्सिटीज लगभग दोगुनी हो चुकी है। अस्पतालों की संख्या बढ़ रही, चिकित्सक बैठ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज नए बन रहे हैं। आज प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में उद्योगपति उत्तर प्रदेश को चुन रहे हैं। 15 लाख करोड़ से अधिक पैकेज ग्राउंड पे उतर चुके, फैक्ट्रियों में काम शुरू हो चुका है। 45 लाख करोड़ के पैकेज साइन उन पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश का बजट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि हर बार से सबसे बड़ा बजट इस बार 8,00,000 करोड़ रुपए का प्रस्तुत हुआ है, जो आज तक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हत्या पर जताया रोष, सरकार पर निशाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मम्मी बुआ मौसी चाची दादी नानी झूम रही है, नाच रही है, क्योंकि अब साफ मिल रहा पानी, अब साफ मिल रहा पानी। हर घर नल से खुशियाँ बरस रही घर घर में। साफ शुद्ध और निर्मल पानी जब से आया नल में। जांच हो रही पानी की, अब नहीं है कोई डर में। पेट खराब नहीं होता बीमारी भागी पल में। जेठ की हो दोपहरी या जनवरी की हो सर्दी, पैदल पानी लेकर आना भी बड़ी सरदर्दी। मोदी जी और योगी जी ने है दिखाई हमदर्दी। पानी के संग रोजगार की समस्या दूर कर दी। पानी को बचाना है ये कसम आज है खानी। झूम रही है, नाच रही है, क्योंकि अब साफ मिल रहा पानी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए, और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हत्या पर जताया रोष, सरकार पर निशाना। खबर सीतापुर से है, जहां अपना दल कामेरावादी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने पीड़ित परिवार से मिलने और घटना के विरोध में धरना देने की घोषणा की, जिसके बाद मोहाली स्थित पत्रकार के आवास पर परिजनों से मिलने पल्लवी पटेल पहुंची। सीतापुर पहुंची अपना दल के नेता पल्लवी पटेल ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पल्लवी पटेल ने कहा कि सरकार को गुमान है, प्रदेश में जंगल राज है, इसका निर्णय आमजन को लेना है। इंसाफ नहीं मिला तो प्रदेश की जनता सड़कों पर उतरेगी। सरकार है और पुलिस वो अपने इस गुमान में है कि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, और वहीं पर उनके इस अभिमान को धता बताते हुए जो अपराधी हैं उनका मनोबल सरकार और पुलिस से ज्यादा भी बढ़ा हुआ है। शायद इसीलिए कहीं किसान है, कहीं पत्रकार है, कहीं मजदूर है, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो रही है। आज सीतापुर जहां हम खड़े हैं, मोहाली में जहां पर हमारे पत्रकार बंधुओं की हत्या हुई है, इससे ज्यादा और सीमा क्या हो सकती है? क्योंकि पत्रकार हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाते हैं, और जिनके मुख से और जिनकी लेखनी से हम दलित और जो पीड़ित लोग होते हैं, जो दबे कुचले होते हैं, उनकी लड़ाई और उनकी आवाज जनता तक पहुंचाते हैं, सरकारों के कान तक पहुंचाते हैं। एक जन सूचना अधिकार के एक कार्यकर्ता, एक पत्रकार की अगर दिन दहाड़े हत्या होती है तो निसंदेह प्रशासन को और सरकार को सोचना होगा और जवाब देना होगा कि जीरो टॉलरेंस वाली जो सरकार है उसमें सरकार कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है और नियम कायदे कानून कहाँ है। और दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सीतापुर की घटना पर हर तरफ जहां रोष व्याप्त दिखाई दे रहा है, कामेरावादी अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल भी पहुंची। इस दौरान उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार को गुमान है, अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो जनता सड़कों पर आएगी। क्या कहेंगे?
जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह कल पत्रकार की मौत के बाद आज सुबह तड़के ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित के घर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सरकार पर हमला बोला था, सरकार पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे कि किस तरह दिन दहाड़े पत्रकार की हाईवे पर हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन अभी तक हत्यारों तक नहीं पहुंच पाता है। यह बहुत शर्म की बात है। उसी तरह आज दोपहर में अपना दल की नेता पल्लवी पटेल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचती हैं, जिसके बाद वह भी सरकार को घेरते हुए कई बयान देती हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पत्रकारों में भी रोष व्याप्त है, चाहे सीतापुर जिला हो, चाहे आसपास के कई अन्य जिले हो, जहां पत्रकार संगठन ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द मामले में सख्ती करते हुए हत्यारों तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन कई टीमें लगाने के बाद भी पुलिस अब भी असफल दिख रही है पूरे मामले में। जी दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना दल कामेरावादी के नेता पल्लवी पटेल लगातार सरकार पर निशाना साधी नजर आई सीतापुर की घटना पर। उन्होंने कहा कि जनता अगर आक्रोशित हुई तो सड़कों पर आ जाएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।